हेलो फ्रेंड्स, अलास्का मास में ईस्टर्न जेरूसलम में जो इजराइल और हमास मिलिटेंट के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था, उसके बाद से दोनों ओर से रॉकेट दागे जा रहे थे। अब है कि खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों के बीच में संघर्ष को रोक दिया गया, यानी कि संघर्ष विराम लगा दिया गया है। तो यहाँ पर यही है कि जो संघर्ष विराम लगाया गया है वो टेम्परोरी है, इसे परमानेंट नहीं कहा जाएगा और आगे आने वाले समय में फिर से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा और फिर से जो है टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अखबार हो गए, फिर से इस घटना का सुर्खियों में फिर से बनी रहेगी। तो यहाँ पर यही चीज कहना चाहें कि अगर हम समझना चाहते हैं कि विवाद की मुख्य जड़ क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें 2-3 चीज पे समझना जरूरी है। पहला कि ऐतिहासिक दृष्टि से समझें कि इतिहास में क्या हुआ कि समीकरण ऐसा बदला कि दोनों के बीच में विवाद ने जन्म ले लिया, और उसके बाद की समय की परिस्थितियां के घटनाक्रम को देखें कि और इससे पेचीदगी कैसे बढ़ गई, तो हमें ये समझना पहले जरूरी है। सबसे पहले हम स्क्रीन को देखते हैं और स्क्रीन में देखें तो मैप दिख रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का, और इसमें कि जो व्हाइट एरिया है वो इजराइल का है और जो ग्रीन एरिया वो फिलिस्तीन का है। अगर हम शुरू से देखें 1947 से, तो देखिए कि जो व्हाइट एरिया है वो बहुत कम है और जो ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है। और फिर धीरे धीरे जैसे कि 3 गो युद्ध हुए इजराइल और अरब के देशों में, तो कैसे जो है इजराइल का जो एरिया व्हाइट एरिया और बढ़ते गया और जो ग्रीन एरिया वो घटते गया। तो इसी को विस्तार समझना हम का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें, ग्रीस और रोमन में देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। इसमें एक और था कि उनके जो शासक वर्ग थे, जिनके आइडियल थे, उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। अगर पश्चिमी धर्मों का हम लोग इतिहास देखते हैं, खासकर एंशियंट ग्रीस और रोम में, तो वहाँ पे धर्म को पेगनिज्म कहा जाता था, यानी कि पेगन धर्म, और उसमें मूर्तियों की पूजा होती थी या और उसमें कह सकते हैं कि बहुदेववाद का प्रचलन था, जैसे कि हमारे वैदिक काल में था। अब बात करते हैं यहूदियों के बारे में, तो जैसे जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक और कुवैत के आसपास फैली थी। वहीं पे यहूदियों का दजला फरात घाटी के आसपास निवास स्थान इनका था, और जिन्हें आज हम यहूदी कहते हैं उन्हें पहले इजराइलट्स कहा जाता था। इन इजराइलट्स लोगों की खासियत होती थी, एक ईश्वरवाद को मानते थे, और इसमें एक वर्ड आता है जुडासियम, यानी कि एक ईश्वर। एक ईश्वरवाद को अद्वैतवाद भी कहते हैं, और एकेश्वरवाद का मतलब सीधा समझ सकते हैं कि उसमें किसी ईश्वर का आकार का बात नहीं होता, यानी कि निराकार ईश्वर की बात हो रही है। और इसमें कहा जाता है उनके पूजा के लिए किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं, इसमें आडंबर जैसे कोई बात नहीं था। इसमें पूजा पाठ मतलब बहुत कम होते थे। एक इस धर्म को प्रगतिशील धर्म कहा जाता था। वहीं बहुदेववाद में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि मूर्ति होती थी, पूजा होती है, पुरोहित वर्ग रहते हैं। तो देख सकते हैं कि अगर यहूदी लोग और रोमन लोग एक दूसरे के पास आएंगे तो दोनों में धर्म के आधार पर टकराव तो होना निश्चित है। इसको आगे हम लोग बात को समझेंगे, फिर देखेंगे कैसे होता है। जुडाइज्म यहूदियों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते थे, और सबसे पहले अब्राहम हुए, बाद में मूसा हुए, डेविड किंग हुए। बाइबल की कहानियों के आधार पर यहूदियों यानी कि जिसे इजराइलट्स कहते थे, पहले वो दजला फरात की घाटी के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, जिसे मैंने पहले ही कहा। इनके जो गुरु हुए, आध्यात्मिक गुरु अब्राहम, वे इन्हें इराक से ले जा करके फिलिस्तीन और सीरिया के आसपास क्षेत्रों में ले गए और वहीं जाकर के बस गए। फिर एक घटना क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ। रोमन साम्राज्य ने इन क्षेत्रों को जीत लिया, और जो यहूदी लोग थे वे रोमन साम्राज्य के प्रजा बन गए। और यहाँ पे कि एक क्लैश का जन्म लेगा, तो क्लैश का क्या जन्म लेगा वो समझा जा सकता है। जैसे रोमन साम्राज्य के लोग मूर्ति पूजा करते थे, बहुदेववाद प्रथा वो अपनाए हुए थे, लेकिन इनकी क्या थी कि एक ईश्वरवाद को मानते थे, ईश्वर का कोई रूप नहीं, निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। रोमन साम्राज्य के लोग क्या किए कि इनके ऊपर प्रेशर करने लगे, मतलब प्रताड़ित करने लगे। अब इसी क्रम में यहूदी लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ यूरोप चले गए, कहीं और कुछ और लोग चले गए। ईसा मसीह को जब सूली पे चढ़ाया गया तो 100 वर्षों के बाद ईसाई धर्म अस्तित्व में आया। तब लोगों को समझ में आया कि ईसा मसीह एक अलग पंथ के बारे में बात करते हैं जो यहूदी धर्म से अलग था। फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ईसा मसीह को सूली पे क्यों चढ़ाया गया। उसको सिंपल शब्द में समझ सकते हैं। ईसा मसीह का जब आसपास के क्षेत्रों में ख्याति बढ़ रही थी, उनका उद्भव हो रहा था, तो इसे यहूदी के पुरोहित लोग परेशान हो गए थे। और फिर बाद में ईसा मसीह को बंदी बना करके पुरोहित लोग रोमन साम्राज्य गवर्नर के पास ले गए और उन्हें बाद में सूली पे चढ़ा दिया गया। यहाँ पे एक है कि यहूदियों और ईसाइयों के बीच में मतभेद पैदा हो गया। ईसाइयों का मानना था कि यहूदी के कारण ही ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया है। 8वीं शताब्दी में उसी क्षेत्र को इस्लाम ने जीता। जैसे हम लोग जानते हैं इस्लाम धर्म का उद्भव अरब में हुआ, मक्का मदीना उसी पास में है। तो अगर क्षेत्र की बात करें, जैसे सीरिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इजराइल हो गया, और यहीं पे है कि बात कर सकते हैं जहाँ पे विवाद हुआ अलास्का मस्जिद में पास में, तो वहाँ के क्षेत्र में अगर बात करें तो यहूदियों का कहना था कि एक माउंट टेम्पल पहले हुआ करता था, जिसे बाद में मुस्लिमों का शासन यहाँ पे आया, अरब लोगों का, और बाद में वहाँ अलास्का मस्जिद बना दिया गया।
इसमें फिर एक और आगे बात करते हैं तो ईसाइयों का कहना है कि जेरूसलम से ही ईसा मसीह आए थे। तो हम लोग का भी एक धार्मिक लगाव है, तो कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 3 धर्मों का भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक क्षेत्र को लेकर के 3 धर्मों के बीच में भावनात्मक लगाव था। इसको लेकर के बाद में धर्म युद्ध भी हुआ जिसे क्रूसेड कहते हैं, और उसमें इस्लामी शक्ति इतनी मजबूत थी कि यहूदियों को वहां से भागना पड़ी जगह को छोड़ करके, और यहूदी जहां भी गए तो वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। जैसे प्रवासी के रूप में खासकर यूरोप के विभिन्न देशों में गए, जैसे जर्मनी में गए, तो जर्मनी में देखा गया कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। खासकर हिटलर के समय में गैस चैम्बर में लाखों यहूदी को मारे गए। रसिया गए, वहां पे उनका दमन हुआ। स्पेन गए, वहां भी। तो इनके दमन होने के कारण मतलब जैसे समझ सकते हैं, एक तो मेन है कि ये प्रवासी थे, दूसरे थे कि ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये जहां भी जाते थे वहां के व्यवसायों को मतलब अपने अधीन कर लेते थे। तो है कि कैपिटलिस्ट वर्ग जो वहां के व्यापारी थे लोग परेशान हो जाते थे, चाहते थे कि वहाँ का शासक वर्ग जो यहाँ का शासन व्यवस्था संभाल रहा है वो इन लोगों को जल्दी यहाँ से भगाए। एक कारण यह था। अगर बात करें आगे इसके आगे तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस्लामी शक्ति का पतन हो रहा था, उनकी शक्तियां धीरे धीरे क्षय हो रही थी। और वहीं ऑटोमन साम्राज्य की बात करें तो उसकी स्थिति भी ऐसी थी, उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थी। इसी में कॉन्सेप्ट आया था यूरोप का मरीज, यानी सिक मैन ऑफ यूरोप। और फिर दूसरी तरफ देखें तो जो पश्चिमी शक्तियां थी जैसे ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई, और भी 1-2 शक्तियां, तो इन सब क्षेत्रों को लूट रही थी, यानी अपने अधीन कर रही थी। जैसे कोई ट्यूनीशिया को अपने अधीन कर रहा था, कोई लीबिया, कोई फिलिस्तीन को, इस तरह से अपने अधीन कर रहा था। इसी में क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, और वहां पे एक लोगों के मन में फीलिंग आई थी राष्ट्रवाद की भावना। तो इसी से यहूदियों के मन में भी एक फीलिंग आई राष्ट्रवाद की भावना, और इसी से एक शब्द निकला जियोनिज्म। तो जियोनिज्म का अर्थ है कि पूरी दुनिया के यहूदियों का अपना एक राष्ट्र होगा, और वह राष्ट्र कहाँ होगा? फिलिस्तीन में होगा, जहाँ से हमारे अब्राहम जुड़े हैं, मूसा जुड़े हैं, किंग डेविड जुड़े हुए हैं। इसी में अगर आगे बात करें तो यहूदियों का एक नेता हुआ थियोजेडर हजेल, और उसके नेतृत्व में 1897 में बासेल में, यानी कि जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, पहली बार यहूदियों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। और वहां पे इस बात पे मोहर लगाया गया कि यहूदियों का अपना एक राष्ट्र होगा, और राष्ट्र कहाँ होगा? फिलिस्तीन में होगा। और इसे लेकर वो लोग पश्चिमी शक्तियों पर दबाव भी बनाने लगे। और यहाँ पे एक चीज समझना कि जो यहूदी का लॉबी था वो बहुत स्ट्रांग था, और देखेंगे आगे ये जो लॉबी है कैसे काम करती है। अभी तक जो भी हम बात किए हैं तो एक चीज समझ में आ रहा है कि इससे पहले का जो भी स्थिति अभी चल रहा है, विवाद जैसे कोई उतना बात नहीं है, लेकिन अब है कि पहला विश्व युद्ध का इस समय शुरू होने वाला है। और जो भी अब समस्या इजराइल फिलिस्तीन की हो और अभी अरब की समस्या हो, वो यहीं से जन्म लेगी। तो और अगर विश्व युद्ध की बात करें तो देखें कि 2 धड़ा में बटे हुए थे लोग देश, जैसे पहला हुआ सेंट्रलाइज पावर, दूसरा अलाइड पावर। तो अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और भी देश ऐड हुए, और सेंट्रल पावर में जर्मनी हो गए, ऑटोमन साम्राज्य हो गए। और जो फिलिस्तीन का एरिया है वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन में था। अरब का क्षेत्र भी तुर्की के अधीन ही था, और अरब क्षेत्र में एक ब्रिटिश अधिकारी कार्यरत था, इसका नाम था लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहते हैं। और उसकी हुसैन के बेटे फैसल के साथ व्यक्तिगत मित्रता थी। अगर यहाँ पे हुसैन के बारे में बात करें तो वह एक शासक की भूमिका कर सकते हैं जो तुर्की के अधीन ही था। तो उसने ब्रिटेन ने हुसैन को और हुसैन के बेटे फैसल को एक प्रस्ताव दिया लॉरेंस के थ्रू कि यहाँ पे टर्की के खिलाफ एक विद्रोह खड़ा कीजिए, और जैसे आप विद्रोह कीजिएगा और वो जब सैनिक नहीं भेजेगा तो हम अपना सैनिक भेज देंगे और उसको विद्रोह खत्म कर देंगे। और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम अरब क्षेत्र को पूरा एक राष्ट्र बना देंगे और आप उसे शासक बना देंगे। जिस प्रस्ताव पे हुसैन और उसके बेटे फैसल ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। इसमें ब्रिटेन को यह फायदा होता है कि उसका जो दुश्मन टर्की है वह कमजोर हो जाता है, और इसी योजना के तहत हुसैन और फैसल ने विद्रोह खड़ा किया टर्की के खिलाफ। और टर्की की जब सेना आई तो ब्रिटेन ने उससे मदद किया और अरब क्षेत्र को आजाद कर लिया गया। लेकिन यहाँ उसके बाद फिर पेरिस समझौता हुआ, और पेरिस समझौते में इन लोगों को धोखा मिल गया। यानी कि जो वादा किया गया था ब्रिटेन की तरफ से कि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएंगे और एक आपको अरब क्षेत्र को एक राज्य घोषित कर देंगे और आपको उसका शासक बनाएंगे, वो नहीं किया। और उसके बाद एक साइकस पिकॉट समझौता हुआ 1916 में। इस समझौते में ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि आपस में अरब क्षेत्रों को हम बांट लेंगे, और वही कि हुसैन और फैसल को इसमें कोई स्वतंत्र शासक नहीं बनाएंगे। यह कह सकते हैं अरब राष्ट्र के साथ एक धोखा था जो आज की अधिकांश समस्या का यहाँ पे मतलब जड़ मान सकते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि फिलिस्तीन जहाँ पे यहूदी रहते थे उन्होंने अलाइड शक्तियों के पक्ष में काफी काम किया, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है। तो यहाँ पे यहूदी लोगों ने कुछ गुप्त सूचनाएं दी और काफी धन से भी मदद की इन शक्तियों को। तो है कि ब्रिटेन के ऊपर एक लायबिलिटी आ गया था, और इसी का मौका देखते हुए यहूदियों ने मांग की कि आप हमें एक राष्ट्र दीजिए फिलिस्तीन में। और इसी को देखते हुए फिर ब्रिटेन ने मतलब यहूदी के पक्ष में एक घोषणा की, जिसे वालफोर घोषणा कहते हैं 1917 में।
और वाल्फोर एक ब्रिटेन अधिकारी था, तो उसने कहा था कि यहूदियों के लिए हम एक राष्ट्र देने की घोषणा करते हैं फिलिस्तीन में ही। हालांकि हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि फिलिस्तीनियों का जो हित है वो प्रभावित ना हो, लेकिन यह सिर्फ एक कहने की बात है। अगर कोई किसी के क्षेत्र में जाता है तो जाहिर से तौर पर है कि उसके अधिकार, उसके हित है प्रभावित होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अरब को एक राष्ट्र नहीं बनाया गया, उसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे लेबनान, जॉर्डन, इराक, फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन ब्रिटेन के अधीन में आ गया था। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि यहूदियों को खुली छूट दे दी थी फिलिस्तीन में आके बसने की। अगर द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बात करें तो जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का बड़े पैमाने पर कत्ल करवाया। ये गैस चैम्बर में बंद करके यहूदियों को रख दिया, जिसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसी में और बात करें कि यहूदी लोग मतलब उस क्षेत्र को छोड़ के जा रहे थे, बस यूरोप से भी उन्हें कहीं सही से आश्रय नहीं मिला था, तो सब को एक ही रास्ता दिला था कि हमें फिलिस्तीन जाना है। और फिलिस्तीन बड़े पैमाने पर उनका मूवमेंट हो रहा था। और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, एक बार फिर से यहूदियों ने ब्रिटेन को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, गुप्त सूचनाएं दी और काफी रुपया पैसा से मदद की है ब्रिटेन को। एक चीज कह सकते हैं कि यहूदियों के मन में विश्व भर में मतलब उनके लिए भावनाएं जागने लगे कि इनके साथ गलत हुआ है, इन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और अगर बात करें यूरोप में, तो यूरोप में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग समर्थन में थे कि यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार हो और इन्हें कहीं जगह मिले। और द्वितीय विश्व युद्ध जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री बने एटली। तो उन्होंने और नरम रुख अपनाया यहूदियों के प्रति। और यहूदियों की जनसंख्या पहले फिलिस्तीन में 1% थी, तो बढ़ के 35% होगी। जो भी यहूदी जाते थे वहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं। और वहाँ के जो मुस्लिम भी थे वो बहुत खुश थे कि चलो हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों को समझ में आया कि लोग यहाँ पे बस रहे हैं। तो इससे फिर चिंताएं उन लोगों को दिखने लगी। और जो भी जो आसपास के जो मुस्लिम थे उनमें भी चिंताएं दिखने लगी। इसे मतलब फांसा देकर ब्रिटेन ने इस मामले को पीछे छुड़ाने सोचा और इस मामले को यूएनओ के हवाले कर दिया। यूनाइटेड नेशन में किसका प्रभाव समझा जा सकता है, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका कर सकते हैं। और इन लोगों की संवेदनाएं हमेशा यहूदियों के प्रति थी। और यहूदी का जैसे लॉबी कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे इंडिया के संदर्भ में समझे तो जैसे जानते हैं कि बहुत इंडियन अमेरिका में काम करते हैं, तो इंडियन की जो अमेरिकन की गवर्नमेंट है वो अमेरिकन कोई भी अगर नियम बनाता तो ध्यान रखता है कि भारतीयों का हित न प्रभावित हो। जैसे H1 वीजा पे देख सकते हैं कि उन्होंने नरम रुख अपनाया। तो इस तरह से कि यहूदी का भी लॉबी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो और जो भी अगर अमेरिका में कोई नीति बनती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहूदियों के लिए वो ज्यादा सख्त न हो। और कोई भी अभी तक राष्ट्रपति हुए तो अमूमन देखा गया कि यहूदियों के खिलाफ ज्यादा सख्त फैसले नहीं लेते हैं। तो यही बात है कि यूनाइटेड नेशन ने फिर एक फैसला दिया इजराइल फिलिस्तीन को लेकर 1947 में। उस फैसले में था कि 35% हिस्सा इजराइल को मिलेगा और 65% हिस्सा फिलिस्तीनियों के पास रहेगा, जिसे इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो उसे कोई जमीन नहीं मिल रही थी, मतलब अपना राष्ट्र नहीं मिल रहा था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में घोषणा कर दिया गया तो फिलिस्तीनी से मतलब स्वीकार नहीं किया, लेकिन इजराइल मिलने के बाद यहूदी ने सहज स्वीकार कर लिया और अरब के राष्ट्र भी नाराज हो गए। और इसके बाद है कि स्थितियां यहाँ से और ज्यादा बिगड़ने लगी। अब इसके बाद 3 युद्ध हुए अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच में 1948 में, 1967, 1973 में। अगर 1948 के युद्ध की बात करें तो इजराइल ने अरब राष्ट्रों को हरा दिया और यह नतीजा पूरे विश्व के लिए चौंकाना भरा था। और यहाँ पे इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ क्षेत्रों को और मतलब अपने अधीन कर लिया और यहीं से फिलिस्तीनियों का शोषण शुरू हो गया। 1948 के युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के नाम पे फतह संगठन बना यासिर अराफात के नेतृत्व में, जो मिस्र था और फिलिस्तीन में यहाँ के बस गए थे। और इसी को काउंटर करने के लिए कर्नल नासिर के नेतृत्व में एक संगठन बना जिसको PLO नाम दिया गया, फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी कोशिश थी कि यासिर अराफात के कद को छोटा कर दें और हम अरब देश का मुखिया बने। फिर इसी वजह से सीरिया और मिस्र एक दूसरे का प्रतिद्वंदी था, तो ये भी नेतृत्व के लिए आगे आ गए। और यहीं पे अब कहें कि कर्नल नासिर को मतलब अब लगा कि टाइम आ गया है, हमें फिलिस्तीन के क्षेत्र को यहूदियों को खदेड़ देना चाहिए। और इसी 1967 के समय युद्ध स्टार्ट कर दिया गया इनके नेतृत्व में। लेकिन इस समय इजराइल और अपना तैयारी कर चुका था और ज्यादा मजबूत हो चुका था। उस वक्त मतलब अमेरिकन वेपन भी थे। और इस युद्ध में फिर से अरब राष्ट्रों के करारी हार हो गई। और इस युद्ध के बाद इजराइल ने और मतलब एरिया उन लोगों को कैप्चर कर लिया। अगर इस युद्ध की बात करें तो इसमें इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स को ले लिया, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी ले लिया। और यहाँ पे अब है कि फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वहाँ पे पूर्वी जो जेरूसलम था उसको भी छीन लिया और पश्चिमी जेरूसलम पहले से उसके पास था। तो अब है कि और जो फिलिस्तीन का एरिया और छोटा हो गया थोड़ा सा। अब कि कर्नल नासिर की मौत हो गई, उनको नेचुरल मौत हुई थी, कोई युद्ध में नहीं। तो उसके बाद है कि अनवर सदात के नेतृत्व में फिर से संगठन खड़ा किया और संभाला। उन्होंने मतलब
को अपना जो एरिया सिनाई प्रदीप चला गया था उसको भी लेना था। तो इसके संगठन ने फिर ने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और ये लोग बातचीत मतलब करने के मुद्दे में नहीं थे। बातचीत करने पे इनको लगता था कि ये सही नहीं, अपने आप को अपमानित महसूस करते थे। तो इनके नेतृत्व में फिर से युद्ध लड़ा गया 1973 में और इस युद्ध को नाम दिया गया वार ऑफ योम किपर। मतलब यह यहूदियों का पवित्र त्योहार था। इस दिन यहूदी उपवास करते हैं, लेकिन यहूदी पहले से तैयार थे और इस युद्ध के बाद मतलब एक बार फिर से करारी हार हो गई अरब राष्ट्रों की। तो जैसे ही 1973 में अरब राष्ट्रों की हार हुई और खासकर सीरिया और मिस्र को अगर बात करें, उनका जो सपना था कि इजराइल से अपने जो क्षेत्र वापस लेना, उनका सपना टूट गया। और बाद में फिर एक घटना घटती है। मिस्र के जो अनवर सदात थे उनके नेतृत्व में एक कैंप डेविड समझौता इजराइल के साथ किया जाता है, जिसमें इजराइल उनके जो क्षेत्र को लिया था सिनाई प्रायद्वीप वो वापस कर देता है और बदले में जो मिस्र है उसे एक राष्ट्र रूप में दर्जा दे देता है। तो उसके बाद से कि अरब राष्ट्रों में मतलब अजीब सा हड़कंप आ जाता है। और इसी के दौर में बात करें तो हमास मिलिटेंट का जन्म होता है, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह नामक संगठन बनता है। फिर कुछ दिन बाद इसी में एक ओस्लो समझौता होता है। ओस्लो समझौता पीएलओ और इजराइल के बीच में होता है। पीएलओ जिसको हम जानते हैं फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इस समझौते में होता है कि जो पीएलओ है वो इजराइल को मान्यता प्रदान कर देता है और इजराइल यह कहता है कि जो हमने वेस्ट बैंक और गाजा के क्षेत्र को अपने अधीन लिया उसको हम स्वतंत्र कर देंगे। और यह मतलब सहमति बनती है कि इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से सरकार चलेगी। और इसी के अंतर्गत एक संगठन बनता है पीएनए, फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी। इसमें उम्मीद की जाती है कि यही सरकार चलाएगी, लेकिन फिर है कि जो हमास मिलिटेंट है उसको यह समझौता मंजूर नहीं होता है और वो इजराइल के क्षेत्र में हमेशा हमला करते रहती है। और उसके बाद इजराइल गवर्नमेंट और लोगों को परेशान भी समय समय पे मिलिटेंट करते रहता था। तो उसी से परेशान होकर के इजराइल ने जो गाजा के क्षेत्र है उसको चारों ओर से वाल से घेर दिया है। इसको आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और है कि जैसे ये घेरा हुआ और एक ओर से समुद्र है, अब एक वहाँ के जो लोग भी रह रहे हैं उनको हर चीज मतलब डिपेंडेंसी बढ़ गया इजराइल के ऊपर ही। अगर कोई चीज का सप्लाई करना तो उसी रूट से जाएगा, उनके पास कोई चारा नहीं है। और अभी जो संघर्ष हुआ था दोनों के बीच में, तो जो गाजा स्ट्रिप के चारों ओर कैसे तो इजराइल के टैंक घूम रहे थे और जब वहाँ पे रॉकेट भी दागे जा रहे हैं तो वहाँ के लोग भागने का जगह नहीं मिल रहा है, उस एरिया से निकल नहीं पा रहे चूंकि बाउंड्री है। एक स्थिति ऐसी है। और फिर इसी में अगर आगे बात करें तो इजराइल पे फिर दबाव बनने लगा कि जो ओस्लो समझौता है उसको आप क्रियान्वयन कीजिए। तो दबाव में आके इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा क्षेत्र को खाली कर दिया। और 2006 में जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में एक चौंकाने वाला रिजल्ट आया कि जो गाजा का क्षेत्र है वहाँ पे हमास मिलिटेंट जीत जाता है। और हमास मिलिटेंट जीतने के बाद जो पश्चिमी देश हुए, फिर अमेरिका हुए, अरब राष्ट्र हुए, सबके कान खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि मिलिटेंट ग्रुप है ये। और ये इसने साफ तौर पे कहा था कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो शांति की प्रक्रिया चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसको एक बहुत बड़ा धक्का मतलब इस रूप में देखा जा रहा था। अब एक बात अगर आगे कहें तो जो फिलिस्तीन आंदोलन है वो दो भागों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक जो है हमास मिलिटेंट वो गाजा क्षेत्र में स्थापित हो गया और दूसरा जो पीएलओ है वो वेस्ट बैंक में। और जो पीएलओ है उसको पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन भी था। अब है कि एक स्थिति ऐसा बन गया, अब इसको एक बार फिर से यूएनओ में मैटर जाता है। तो यूएनओ में मैटर जाता है तो इजराइल से मतलब कहा जाता है कि जो भी, चूंकि 3 युद्ध हुए थे अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच में, तो बहुत सारे फिलिस्तीनी लोग माइग्रेट हो गए, यहाँ से मतलब चले गए और कुछ लोग बचे रह गए। तो इजराइल से कहा गया कि आप जो फिलिस्तीन चले गए उसको फिर से अपने उस क्षेत्र में लाके बसा दीजिए। तो इजराइल इस चीज से इनकार कर रहा है। उसे डर है कि जो फिलिस्तीनी चले गए अगर फिर से हम अपने क्षेत्र में लाके बसा देंगे तो उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी और जो हमारी संख्या वो कम हो जाएगी। तो इस बात पे एग्री भी नहीं है। और जो 2 स्टेट थ्योरी की जो बात की जा रही है तो उसमें एक समस्या आ रही है कि अब बहुत जगह पे दोनों समुदाय के लोग बसे हुए हैं, फिलिस्तीनी भी है, इजरायली भी है। अब है कि अगर किसी क्षेत्र को बांटा जाता है पूरा धर्म के आधार पे, तो एक मतलब कि समुदाय को उठा के दूसरे स्थान पे रखना, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो जो 2 नेशन थ्योरी की बात, इसमें एक बहुत बड़ा बाधा दिख रहा है सामने। तो ये अभी का प्रेजेंट स्थिति है। 2020 में अब्राहम एक और समझौता इजराइल के साथ होता है। इसमें 4 अरब राष्ट्र के देश शामिल होते हैं, बहरीन, यूएई, सूडान हो गया, मोरक्को हो गया। और इन लोग के अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, इसलिए ऐसा किया। और इसी में आप देखें कि जैसे कह सकते हैं कि जो टर्की 1950 में मान्यता प्रदान कर दी थी, तो ये अब ये स्थिति बन रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ये समस्या है कैसे यहाँ तक बढ़ी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इसी में अब एक चीज आगे रखते हैं कि भारत का पक्ष कैसे इस पे आगे बढ़ा, भारत इसके बारे में लेकर क्या सोचता है। तो जैसे जब ये घटना घट रही तो दूसरी विश्व की बात करते हैं, उसमें कि हिटलर के समय बहुत लाखों यहूदी को मारा जा रहा था। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी मतलब उनका विचार था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, कैसे ऐसे लोगों की हत्या की जा सकती है। फिर इसी में गांधी जी का भी मतलब मानना था, उनका कहना था कि
यहूदियों के साथ गलत हुआ है, वो मतलब उनके संवेदनाएं हमारे साथ है, लेकिन जो अगर यहूदी जा रहे हैं फिलिस्तीन में बस रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि 1800 साल पहले या कुछ और समय पहले हमारे यहाँ पूर्वज रहते थे, हमारे साथ धार्मिक लगाव है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्षेत्र होना चाहिए, तो इससे समर्थन नहीं करते थे। और यूएनओ में बात है तो भारत ने मैक्सिमम टाइम पे फिलिस्तीन को ही समर्थन दिया है। और इसी में अगर बात करें इजराइल का, तो 1950 में भारत ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी, कहा था कि जो इजराइल है वो एक सच्चाई है, और बम्बई में ही उसका एक ऑफिस, कॉन्सुलेट ऑफिस खोलने की इजाजत दी गई थी, इसलिए कि मुंबई में काफी लोग यहूदी रहते थे, तो अगर यहूदी को आना जाना हो तो वहां से वीजा वगैरह ले जा सकते हैं। भारत अगर यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो उसके पीछे 2-3 बिंदु को समझ सकते हैं। जैसे पहला कि भारत में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है और उनके सेंटिमेंट को हर्ट मतलब नहीं करना है, यह ध्यान रखती है भारत सरकार। फिर दूसरा है कि अरब राष्ट्र के ऊपर हमारा एनर्जी के मामले में काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। और तीसरा बात यह है कि देखते हैं कि भारत का जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है, तो धर्म के आधार पर अगर देश को बांटने का बात चले तो भारत उसका समर्थन नहीं कर सकता, ये मतलब विचारधारा बनता है। फिर 13 जून 1947 को अल्बर्ट आइंस्टाइन एक पत्र लिखते जवाहरलाल नेहरू के, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो वो एक यहूदी थे, जैसे जानते हैं कि महान साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने पत्र लिखा था कि आप यहूदी का समर्थन कीजिए जो यहूदी राष्ट्र बन रहा है उसका, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर उनके समर्थन को खारिज कर दिया था। और जैसे हमने कहा था कि यूएस में यहूदियों का लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो देखिए लॉबी कितना स्ट्रांग है कि यहूदियों के समर्थन में वहाँ बात किया था। और जैसे कहा हमने पहले कहा था कि अमेरिका में यूएस यहूदियों का जो लॉबी है इतना स्ट्रांग है कि जो हमें जो भी सरकार बनती है वो यहूदियों के खिलाफ ज्यादा कड़े फैसला नहीं ले पाती है। आप देखिए कि जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनका एक मतलब यहूदियों के प्रति नजरिया थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो उसके पीछे यहूदियों का लॉबी भी काम करता है, ये सच्चाई है। 1975 में भारत पीएलए को मान्यता प्रदान करता है, और वहीं 1992 में इंडिया और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होता है। इसे फिर अगर बात आगे करें तो 2014 के बाद देखने के में आता है कि और स्थितियां बदल गई है, और पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जिन्होंने इजराइल देश की यात्रा की, और भारत के आप देखें तो इजराइल का रिलेशन मतलब कुछ और संबंध आगे बढ़ रहे हैं। प्लस कि मिलिट्री डिफेंस के स्तर पर देखें तो एग्रीमेंट हो रही है, जैसे बराक मिसाइल का एग्रीमेंट किया गया था, और भी चीजें हो रही हैं। और कहा जाता है कि कारगिल जो वार हुआ था उसमें इजराइल ने काफी सपोर्ट किया था भारत को। तो अब मतलब यहाँ पे इस देखने आ रही है कि जो भारत है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संतुलन की नीति पे आगे बढ़ रहा है, मतलब अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्र के हितों को वह दोनों पक्षों को संतुलन बना के आगे चल रहा है, और यह सही भी नीति है। इसलिए कि अगर हम किसी एक तरफ झुक जाते हैं तो हमें मतलब एक चाहे डिफेंस के स्तर पर हो चाहे एनर्जी के स्तर पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि हम दोनों में संतुलन बना के चले और विश्व बिरादरी के साथ चले, और उस मतलब दोनों के हितों को भी अनदेखा न करें, और विश्व बिरादरी के साथ एक सहमति बना करके जो अरब इजराइल के बीच जो विवाद हुआ है उसको सुलझाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सके। तो ये समझ सकते हैं भारत का पक्ष है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को समझ पाए होंगे। जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है तो कैसे शुरू हुआ और कैसे तक यहाँ तक पहुंचा है, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। और वीडियो को अभी रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।